Exercise 2.34 describes schematically the equipotential surfaces corresponding to A part, a constant electrical field in Z direction। तो पहले हम A part देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है इन Z डायरेक्शन। सो लेट हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये डायरेक्शन होगी मेरी Z डायरेक्शन। तो इसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन Z डायरेक्शन, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। तो अब मुझे क्या बताना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जो वर्क डन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट वो जीरो होता है इन इक्विपोटेंशियल सरफेस में। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वी बी पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में मेरे पास वी बी की वैल्यू भी वी होगी और वी ए की वैल्यू भी वी होगी। तो ये टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, ज़ीरो। तो ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो। सो ज़ीरो इंटू समथिंग, सारा ही ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारा वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, उसमें जो वर्क डन होता है वो होता है ज़ीरो। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो ऑलवेज, जो आप कह सकते हैं राइट एंगल, और आप कह सकते हैं नॉर्मल, और आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू मेरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इस प्रॉपर्टी का रीज़न हमारे पास क्या है, देखिए अगर वर्क डन ज़ीरो है, वर्क डन ज़ीरो होने के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक इक्वेटोरियल सरफेस बना लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट ऐसी है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी होनी चाहिए ताकि इनके बीच में 90 का एंगल बने और मेरा वर्क डन ज़ीरो हो सके। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, अब मेरे पास फ्लैट प्लेन्स लाइक दिस, मेरे पास क्या हो जाएंगे, फ्लैट प्लेन्स। अब इसे 2D में बना के देखें तो साथ में मुझे कोई ऐसी प्लेट होगी जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही हैं। क्लियर? दीज आर आवर फ्लैट प्लेन्स। These planes are parallel to एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जो ये मेरे प्लेन्स बनेंगे वो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन बनेंगे। देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप इसे z डायरेक्शन मान रहे हैं, इसे y डायरेक्शन मान रहे हैं और इसे x डायरेक्शन मान रहे हैं, तो देखिए अब जो सरफेस z डायरेक्शन के नॉर्मल होगी वो एक्स वाई के पैरेलल होगी। मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड से। लेट इसका पोटेंशियल हम V1 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, इसका पोटेंशियल V4। लेट सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम हम R से डिनोट कर लेते हैं, बिटवीन दिस प्लेट्स फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, और आप कह सकते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं डिफरिंग बाय सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस लाइक V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2 इज इक्वल टू V4 माइनस V3 से ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म आएगी। मतलब जो आप कह सकते हैं कि सेम आएगी इनकी वैल्यू V2 माइनस V1, V3 माइनस V2, V4 माइनस V3 की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी व्हेन these surfaces are equidistant from each other। equidistance मतलब क्या है, अगर सेपरेशन डिस्टेंस r मान लें V1 और V2 में सेम, तो V2 और V3 में भी सेपरेशन डिस्टेंस r आएगा और V3 और V4 में भी मेरे पास सेपरेशन डिस्टेंस r आएगा। तो इसको हम सिंपल भाषा में कहें कि देखिए जब भी मेरे पास इक्विडिस्टेंस पोटेंशियल सरफेसेस होंगी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम विल बी सेम। उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम रहेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सिंस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज पोटेंशियल, सो हैंस मेरा जो V1 है इज ग्रेटर देन V2
and greater than V3 because electrical field is in direction of decreasing potential. So now इस statement की हम वर्डिंग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. So देखिए, in a uniform electrical field, the strength and direction of the field is same at every point inside a uniform electrical field is represented by a set of parallel arrows. तो ये मेरे जो parallel arrows थे, ये मेरे रिप्रेजेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल फील्ड को. सो नाउ हमें मालूम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल E इज इक्वल टू dV अपॉन dr इन मैग्नीट्यूड. क्वेश्चन में क्या कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो हमारी E क्या होगी, कांस्टेंट. तो हम यहाँ से सीधा ही कह सकते हैं dV इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू dr. व्हाट इज dV? चेंज इन पोटेंशियल. व्हाट इज dr? चेंज इन सेपरेशन. तो ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए. सो यहाँ से मेरे कहने का क्या मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल, मान लीजिए हमारे पास दो सरफेसेस थी V1 V2, तो V2 माइनस V1 किसके इक्वल हो जाएगा? तो इनके सेपरेशन डिस्टेंस के बीच. लाइक हमने यहाँ पे क्या माना था कि इनके सेपरेशन डिस्टेंस R है. इसी तरह से V3 माइनस V2, तो ये भी सेम आएगा. तो यहाँ पे जो सेपरेशन डिफरेंस है वो भी R ही रहेगा. सो देयरफॉर इन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस डिफरिंग बाय सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि ये दो डिफर कर रही हैं बाय अ सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल. लेट्स से VV हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. विल बी, अगर ये सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल से डिफर हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है? विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. इनका डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर सेम होना चाहिए. सिंस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सर्फेसेस विल बी अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स. पैरेलल प्लेन्स किस में होंगे? ये XY प्लेन्स में ये हमारे पास पैरेलल होंगे. सिंस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. बी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं? आ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, कि एक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात हो रही है, जो कि इंक्रीज कर रही है इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स इन द कांस्टेंट से z डायरेक्शन. नाउ अब मेरे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो मेरे पास z डायरेक्शन है, बट यहाँ उसने हमें क्या कह दिया कि लेट, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड इन z डायरेक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ z है इन इंक्रीजिंग. तो जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड इन z डायरेक्शन है वो इंक्रीज हो रही है एज वी मूव ऑन. सो यहाँ पे हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं. मेरी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की, कि द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दोस ऑफ वीक फील्ड्स. जो हमारे पास पोटेंशियल सर्फेसिस होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि कहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड रीजन है और कहाँ पे वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड रीजन है. इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का. सो E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV अपॉन dr, और मैं क्या कह सकता हूँ dr इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन E. सो देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डिफरेंस दोनों में सेम रहे, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस में सेम रहे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E, क्योंकि यहाँ पे dV को उनको मैं मान रहा हूँ कि वो कांस्टेंट रहना चाहिए दो सरफेसेस के बीच में, या थ्रू आउट सेम रहना चाहिए. सो ये मेरे पास रिलेशन आ गया, dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी लेसर इन द रीजन्स आर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन स्ट्रॉन्गर एंड वाइसा वर्सा. जहाँ पे मेरे पास स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कम रह रही है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकल फील्ड है. जहाँ पे मेरे पास स्पेसिस ज़्यादा है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सर्फेसेस, वहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक है. उसके लिए कंडीशन थी कि जब तक मेरा डिफरेंस कांस्टेंट आता रहेगा तब तक. अकॉर्डिंग टू दिस हमें मालूम है कि हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को मान रहे हैं कि जैसे जैसे हम z डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का सेपरेशन, ठीक है, ज़्यादा होगा जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक है. जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ जाते जाएंगे जो हमारा सेपरेशन डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा. क्लियर? सो लेट इसे मान लेते हैं पोटेंशियल एट V1, पोटेंशियल एट V2, पोटेंशियल एट V3, पोटेंशियल एट V4. तो लेट सेपरेशन डिस्टेंस इन दोनों में हम मान लेते हैं R1, इनमें हम सेपरेशन डिस्टेंस मान लेते हैं R2, इसमें हम सेपरेशन डिस्टेंस मान लेते हैं R3. तो फर्स्ट कंडीशन जो मेरा R1 है वो ग्रेटर होगा R2 से, एंड R2 भी ग्रेटर होगा मेरा
R3 से। क्लियर? क्योंकि अब देखिए फॉर इक्वी पोटेंशियल dV मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, लाइक, है ना। सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2 इज इक्वल टू V4 माइनस V3। तो ये मेरा क्या बन जाता है, डिफरेंस। तो इसे हम dV से डिनोट कर देते हैं। ये अगर कांस्टेंट है तो इसके लिए हम ये प्रूफ करके दिखा देते हैं। सो मेरा R1 ग्रेटर होगा R2 से और R2 भी ग्रेटर होगा R3 से, तो हम इसे प्रूफ भी करके देख सकते हैं। लाइक मैं इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ। सो E इज इक्वल टू dV अपॉन dr इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से देखिए, अब अगर इस टर्म को मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, ठीक है, सो मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, E dr इज इक्वल टू dV। ठीक है, सो ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया, तो फर्दर में इसे लिख सकता हूँ dr इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक फिक्स वैल्यू आएगी। तो देखिए अब मेरे क्वेश्चन में है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी जहाँ बढ़ती जाएगी। सो अब देखिए इस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में मेरे पास इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्लियर? सो देखो अगर मेरा E बढ़ता जा रहा है तो मुझे ये टर्म छोटी रखनी पड़ेगी। अगर मेरा E इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर हम z डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मेरा E देखिए इंक्रीज होता जा रहा है, तो इनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है E और dr का, तो मुझे dr छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ, तो जो मेरा सेपरेशन डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। सेम वे से अब सेकंड केस में मैं कह सकता हूँ कि देखिए जब हम इस तरफ आ रहा हूँ तो राइट से लेफ्ट साइड, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक होता जा रहा है। अगर मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक होता जा रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो कांस्टेंट टर्म के लिए मुझे dr बढ़ाना पड़ेगा। सो मैं dr को इंक्रीज करता जाऊँगा ताकि जो मेरे राइट हैंड साइड वैल्यू है वो चेंज ना हो, वही रहे। सो दिस इज़ आवर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कि जैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी सेपरेशन बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस कम होता जाएगा। जैसे हम वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा सेपरेशन बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस इंक्रीज होता जाएगा। सो नेक्स्ट हम सी ऑप्शन देखते हैं, अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन। तो सी ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे z डायरेक्शन, यहाँ पे मेरे पास आ गया y डायरेक्शन और जहाँ पे मेरे पास आ गया x डायरेक्शन। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आर्बिट्रेरी सिस्टम होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे नाम दे सकते हैं किसी डायरेक्शन को भी। सो अब यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट एट अ ओरिजिन। सो हमें मालूम है द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, सो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फ्रॉम द चार्ज डिक्रीज होती जाएगी बाय इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मेरी कम होती जाएगी। सो यहाँ से हमने जैसे पहले ड्राइव किया था कि dr इज डायरेक्ट्रिकल प्रोपोर्शनल टू 1/e। जैसे जैसे हम सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होती जाएगी। नियर द चार्ज हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस बनेंगी वो क्लोजर बनेंगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेंगी और क्लोजर बनेंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो मेरी कॉन्सेंट्रिकल सर्कल्स हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस के, उसमें सेपरेशन डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। सो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन देखते हैं, अ यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर्स इन अ प्लेन। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या कहा गया है, मेरे पास एक ग्रिड है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर्स। लाइक एक वायर, ठीक है, सेकंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ वायर एंड अ फिफ्थ वायर। इस तरह की मेरे पास एक ग्रिड बनी हुई है, इस तरह की मेरे पास एक ग्रिड है। तो आपको दिखाने के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक दिस इक्वली स्पेस्ड, है ना, इनमें स्पेस इक्वल होगी, तो आपको प्लेन में ये पॉइंट्स दिखेंगे लाइक सभी के। सो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम ग्रिड के एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। तो मान लीजिए उसने यहाँ पे कहा था कि चार्ज पार्टिकल्स, तो चार्ज पार्टिकल्स का मतलब हम मानते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज ही होंगे, जो हमारी ये लॉन्ग वायर्स थी जो एक ग्रिड के फॉर्म में बना रही। लाइक चार्जेस, लाइक पॉजिटिव की बात कर लें,
लाइक चार्जेस से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं म्यूचुअली। लाइक अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी वो जाने तो इस तरफ जाएगी, है ना, रेडियली आउटवर्ड। इसे आप पॉइंट चार्ज मान के मानिए कि ना आउटवर्ड, बट एक्चुअल में क्या होगा कि इससे भी इस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलना चाहेगी, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इंटरसेक्ट करती नहीं है कभी भी। सो ये ऐसे ऐसे जाते थे, ये थोड़ी बहुत ऐसे हो जाएंगी। तो सेम वे से इससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो इधर भी मेरे पास कोई चार्ज होगा तो यहाँ से भी मेरे पास ऐसे ही अब पैटर्न आ जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड्स लाइन का विद डायरेक्शंस। ठीक है, सो सभी से मेरे पास ऐसे ही फिगर बन जाएंगी, जो फील्ड लाइन्स हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे को रिपेल करती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास सो सेम वे से डाउनवर्ड भी हमारे पास ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को मिल जाएंगी। इसके कारण देखिए क्या हो रहा है, इन फील्ड लाइंस के कारण देखिए नियरर टू द चार्ज सरफेसेस, है ना, जो मेरी सरफेस बनेगी अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, उसमें बहुत सारे कर्वेचर्स होंगे, मतलब वो एक यूनिफॉर्म शेप की टाइप नहीं बनेगी। क्लियर, बस जैसे जैसे आप इससे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो जो मेरी फील्ड्स लाइन है वो अब बिल्कुल स्ट्रेट होती जाएंगी, काफ़ी दूर जाके ये बिल्कुल ही स्ट्रेट होती जाएंगी। सो लाइक दिस, सो एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्जेस हमारे पास एक रेगुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस शेप मिल जाएगी। तो चार्जेस के पास में मुझे ऐसे ही आर्बिट्रेरी शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलती रहेंगी। क्लियर, ये बात आपको क्लियर होगी। तो हम इसे वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं, नियर द ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज वायर्स द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल हैव वेरिंग शेप। जो इनकी शेप है वो वेरिंग हो रही है एज फार ऑफ डिस्टेंसेस, काफ़ी दूर जाके द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी प्लेन पैरेलल टू द ग्रिड, कि ये पैरेलल टू द ग्रिड हो जाएंगी। सो यहाँ पे भी हमारे पास लेट इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3 और जो काफ़ी दूर जाके है लेट इट इसका भी पोटेंशियल V4। तो इसमें भी हमारे पास जो सेपरेशन डिस्टेंस है विद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बढ़ता जाएगा फॉर अ कांस्टेंट डिफरिंग ऑफ पोटेंशियल सरफेसेस। इसे वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले 3 ऑप्शंस को किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।